जी नमस्कार साथियों। आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि आपकी एग्ज़ाम जो आपका सस्पेंस था वो दूर हो चुका है, यानी आपको अच्छा टाइम मिल चुका है। आपकी आगामी एग्ज़ाम 11 फरवरी 2024 को होगी। तो अभी आपके पास लगभग 5 से लेकर 5.5 महीने हैं। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, बीच में छोड़ें नहीं, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें। तो साथियों, अपन आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी पिछला चैप्टर अपन ने एकल व्यापार के बारे में पढ़ा था। अब उसमें चर्चा की थी कि व्यापार के 3 प्रकार होते हैं। एक तो एकल स्वामित्व होता है, साझेदारी होती है, तो लास्ट में होता है कंपनी। तो साथियों, आज इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे, यानी साझेदारी के बारे में करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके बिजनेस में एक या दो से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। दो तो मिनिमम मान के चलो, 2 क्वेश्चन आएंगे। और साथ ही ये साझेदारी वाला चैप्टर है आपके अकाउंट्स में भी शामिल है, जिसमें से आपके प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल लगभग 4-5 क्वेश्चन आने के चांसेज हैं। तो साझेदारी में आपके बिजनेस और अकाउंट्स को मिला के 6-7 क्वेश्चन आने के चांसेज है। यानी 6-7 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि आपके 18 से लेकर 21 नंबर का वेटेज इन साझेदारी वाले चैप्टरों से आपको मिलेगा। तो आप इसको इग्नोर नहीं करें, अच्छी तरह से पढ़ें। तो साथियों, अब अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, साझेदारी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, साझेदारी क्या होती है कि पहले अपने वीडियो में पढ़ा था पहले कि एकल स्वामित्व क्या होता है। एकल स्वामित्व के अंतर्गत एकल व्यक्ति द्वारा ही व्यापार किया जाता है, मतलब एक व्यक्ति द्वारा ही व्यापार किया जाता है, जिसमें कई प्रकार के दोस्त थे। क्योंकि एक व्यक्ति के पास में संसाधनों का अभाव होता है, पूंजी का अभाव होता है, तकनीक का अभाव होता है और श्रम साधनों का अभाव होता है। अतः उनकी पूर्ति करने के लिए साझेदारी का जन्म हुआ। यानी साझेदारी का जन्म क्यों हुआ कि एकल व्यापार के दोषों को दूर करने के लिए साथियों साझेदारी का जन्म हुआ। अब साझेदारी के अंतर्गत क्या है कि एकल व्यापार के अंतर्गत तो छोटा व्यापार किया जा सकता था, लेकिन बड़ा व्यापार करना हो, बृहद क्षेत्र में करना हो या ऐसे क्षेत्र में व्यापार करना हो, तो उसके लिए साझेदारी अति आवश्यक हो जाती है। तो दोस्तों, साझेदारी क्या है देखते हैं। साझेदारी में कम से कम 2 साझेदार होते हैं। कितने होते हैं? कम से कम 2 साझेदारों का होना आवश्यक है। कम से कम 2 साझेदार होंगे तभी साझेदार बनेंगे। और इसमें अभी कंपनी अधिनियम 2013 के हिसाब से नया प्रोविज़न कर दिया गया है कि मैक्सिमम साझेदार, मिनिमम तो 2 होंगे और मैक्सिमम 50 साझेदार हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 50। आपको याद रखना है, एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है कि साझेदारी में कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, संशोधन के अनुसार मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकते हैं और मिनिमम दो तो रहेंगे। यदि अगर 2 नहीं रहेंगे तो साझेदारी नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो एकल व्यापार कहलाएगा। अब बात करते हैं इसका अर्थ की। देखिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का समूह है जो किसी कारोबार से लाभार्जन करने तथा उन्हें आपस में बांटने का ठहराव करते हैं। यानी जो ये साझेदारी अधिनियम एक्ट लागू होता है, 1932 वाला लागू होता है। साझेदारी अधिनियम 1932 में लागू हुआ। एग्जाम क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिए, 1932 में लागू हुआ। अब इसमें 2 या अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार करते हैं, जिसमें वो आपस में समझौता करते हैं और लाभों का बंटवारा करने के लिए भी समझौता किया जाता है, जिससे सभी साझेदारों द्वारा चलाया जाता है अथवा उनमें से किसी एक द्वारा सभी की ओर से चलाया जाता है। देखिए, व्यापार जो साझेदारी होती है, या तो सभी साझेदारों द्वारा चलाई जाएगी या किसी एक के व्यक्ति द्वारा सभी साझेदारों की तरफ से चलाई जा सकती है। अगला है, साझेदारी का प्रत्येक सदस्य साझेदार कहलाता है। साथियों, क्या है कि जो साझेदारी में भाग लेता है या साझेदार बनता है, वो प्रत्येक सदस्य साझेदार कहलाता है तथा उनके संगठित रूप को फर्म कहते हैं। यानी साझेदारों का जो संगठित रूप होता है, यानी 2 से लेकर 50 साझेदार हो सकते हैं। यदि अगर 50 साझेदार है, अगर या 2 है, तो उनके संगठित रूप को सामूहिक रूप को अपन फर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? फर्म कहेंगे। जिस नाम से फर्म का कारोबार चलाया जाता है उसे फर्म का नाम कहते हैं। यानी जिस फर्म के नाम से कारोबार चलाया जाएगा, जैसे मान के चलो XYZ लिमिटेड है, तो XYZ लिमिटेड फर्म का नाम हो जाएगा। साझेदारों के पारस्परिक संबंध को ही साझेदारी कहते हैं। जो साझेदारों के कानून द्वारा जो पारस्परिक संबंध होते हैं, वो ही पारस्परिक संबंध को ही साझेदारी कहा जाता है। साझेदारी फर्म का अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व नहीं होता। देखिए साथियों, जो साझेदारी फर्म होती है उसमें अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व नहीं होता है। फर्म वैधानिक व्यक्ति भी नहीं होती है। साझेदारी को साझेदारी अनुबंध लिखित या मौखिक से पहचाना एवं निर्धारित किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो साझेदारी अधिनियम 1932 है, उसके अनुसार जो साझेदारी अनुबंध किया जाता है साथियों, वो या तो लिखित किया जा सकता है या मौखिक रूप से भी किया जा सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि साझेदारी अनुबंध कैसे किया जा सकता है, तो लिखित भी किया जा सकता है या मौखिक रूप से भी किया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं साझेदारी के लक्षण क्या होते हैं। यानी जो साझेदारी होती है उसके लक्षण या विशेषताएं क्या होती है।
ये देखते हैं कि उसकी क्या क्या क्राइटेरिया होता है साझेदारी या साझेदार होने के लिए तथा फर्म होने के लिए। देखिए, सर्वप्रथम पहली बात करते हैं कि कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए और मैक्सिमम 50 व्यक्ति हो सकते हैं। ये डाटा आपको याद रखना है कि मिनिमम तो 2 व्यक्ति और मैक्सिमम 50 व्यक्ति, यानी 2 या अधिक व्यक्तियों का होना ज़रूरी होता है, तभी साझेदारी बनेगी। साझेदारों की अधिकतम संख्या अपने अभी बात की थी कि कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार 2 से लेकर 50 साझेदार हो सकते हैं। मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। अगला है, इनमें एक ठहराव या अनुबंध होता है, यानी इनमें पहले से यह निश्चित किया जाता है कि जो व्यापार किया जाएगा साझेदारी के माध्यम से वो कैसा व्यापार किया जाएगा और किस साझेदार द्वारा कितनी पूंजी लगाई जाएगी, लाभों का बंटवारा किस हिसाब से होगा, हानियों का बंटवारा किस हिसाब से होगा, पारिश्रमिक कैसे दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, आदि चीज़ों का पहले से ठहराव या अनुबंध हो जाता है। कारोबार या व्यवसाय का होना, अगर साझेदारी होगी तो स्वाभाविक है कि कारोबार होगा, व्यवसाय होगा, व्यवसाय के संचालन के लिए साझेदारी की जाती है। अब इसमें अगला है लाभों का बंटवारा करना। साझेदारी का जो उद्देश्य होता है वो लाभों का बंटवारा करना होता है। जो व्यापार द्वारा संचालित प्रक्रियाएं की जाती है उनसे मुनाफा कमाया जाता है, उनसे जो लाभों का बंटवारा किया जाता है वो एक पूर्व निश्चित निर्धारित जो पहले से निर्धारित कर लिया जाता है उन लाभ के रेशियो में बंटवारा कर दिया जाता है। यानी इनका अनुपात पहले से ही साझेदारों में फिक्स कर लिया जाता है कि फला साझेदार को किस अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा करना होगा। विपरीत अनुबंध के अभाव में हानियों का बंटवारा, अगर किसी प्रकार का कोई अनुबंध नहीं है तो उनमें हानियों का बंटवारा किस हिसाब से किया जाएगा। कारोबार का संचालन सभी साझेदारों द्वारा अपना अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा होना चाहिए। देखिए, जो कारोबार या व्यापार का संचालन होता है या तो वो सभी साझेदारों के माध्यम से होना चाहिए या एक नियुक्त किसी साझेदार के माध्यम से अन्य साझेदारों की तरफ से होना चाहिए। इनमें अगला है पारस्परिक एजेंसी का निर्माण होना चाहिए। देखिए, जो पारस्परिक एजेंसी होती है जो कानून द्वारा होती है उसमें एक तरीके से पारस्परिक एजेंसी का निर्माण भी इनके द्वारा होना चाहिए। अगला है असीमित दायित्व। देखिए, असीमित दायित्व का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि किसी साझेदार द्वारा 50,000 की पूंजी लगाई गई है तो उसे 50,000 के अनुपात में ही उसका दायित्व होगा। कई बार विपरीत अनुबंध के अभाव में साझेदारी का जो दायित्व होता है वो कभी कभार असीमित या अनलिमिटेड भी हो जाता है। अगला संयुक्त एवं पृथक दायित्व, यानी प्रत्येक साझेदार का एक तो फर्म के हिसाब से देखा जाए तो संयुक्त रूप से दायित्व होता है किसी तरह पक्षकार के विरुद्ध, या पृथक दायित्व या सेपरेट दायित्व भी हो सकता है। हित का अंतरण नहीं, कोई भी साझेदार अपना हित का ट्रांसफ़र किसी अन्य व्यक्ति को नहीं कर सकता है, यानी अन्य व्यक्ति को अपने हित का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। ये तो हो गई साझेदारी की विशेषताएं, यानी साझेदारी होने के लक्षण क्या है, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे, साझेदारों की अधिकतम संख्या बताई दी, ठहराव होगा, अनुबंध होगा, व्यवसाय होगा, लाभों का बंटवारा किस हिसाब से होगा, हानियों का क्या होगा, असीमित दायित्व होता है। ये चीज़ अपन ने पढ़ ली। अब आगे बात इसमें अगला है सर्वसम्मत निर्णय, यानी जो भी निर्णय लिया जाएगा व्यापार के संचालन के लिए, क्या नई वस्तु का निर्माण करना है या व्यापारिक नीतियों में चेंज करना है, जो भी करना है, जो निर्णय लिया जाएगा वह सर्वसम्मति से साझेदारों द्वारा लिया जाएगा। साझेदारी का अस्तित्व है और लास्ट में है साझेदारी का अस्तित्व है। अगर साझेदारी का अस्तित्व तब तक बना रहेगा जब तक 2 साझेदार बने रहेंगे। अगर साझेदार 2 से कम हो जाते हैं किसी कारण से, वो आगे बढ़ेंगे, किस किस कारण से साझेदारी का विघटन होता है, विघटन यानी साझेदारी फर्म का समापन या साझेदारी का अंत, वो किस तरीके से होता है, उनका अस्तित्व कैसे बना रहेगा, ये चीज़ें पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं साथियों साझेदारी की कसौटी अथवा विद्यमानता का निर्णय, यानी जो साझेदारी की विद्यमानता होती है वो निर्णय किस हिसाब से लिया जाता है कि साझेदारी किस हिसाब से विद्यमान रहेगी। देखिए, केवल मात्र लाभों में हिस्सा बांटना साझेदारी का अकाट्य प्रमाण नहीं होता है, यानी केवल जो लाभों में हिस्सा बांटने का कार्य साझेदारों द्वारा किया जाता है साथियों, वो एक अकाट्य प्रमाण नहीं माना जाता है साझेदारी का। यह तो केवल ऊपरी या प्रत्यक्ष प्रमाण है, अंतिम प्रमाण नहीं। अंतिम प्रमाण तो उनके बीच पारस्परिक एजेंसी को ही माना जा सकता है, जो पारस्परिक एजेंसी होती है उनके बीच में उनको ही माना जा सकता है। अगला है निम्नांकित, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि एग्जाम क्वेश्चन आए कि इनमें से पूछ सकते हैं कि निम्नांकित व्यक्तियों में से कौन व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता लेकिन वो व्यापार के संचालन में भाग लेता है या उनका हित होता है। अब बात करते हैं, निम्नांकित व्यक्ति भी फर्म के लाभों का बंटवारा तो करते हैं किंतु इन्हें साझेदार नहीं माना जाता है क्योंकि इनके बीच साझेदारी के अन्य लक्षण नहीं पाए जाते हैं, यानी साझेदारी के जो पारस्परिक अनुबंध होते हैं या ठहराव होता है वो इनमें लक्षण नहीं पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से व्यक्ति होते हैं। एक तो होता है कि जो फर्म को ऋण देता है, ऋणदाता, यानी ऋणदाता फर्म से जो लाभ होता है या अर्निंग होती है
वो साझेदारों को या फर्म को जो ऋण देता है वो ऋण के बदले उसे ब्याज प्राप्त होता है, इसलिए उसे भी लाभ प्राप्त होता है एक तरीके से ब्याज के रूप में। और अगला है कर्मचारी तथा एजेंट, जो संस्था साझेदारी के कर्मचारी होते हैं, एजेंट होते हैं, कर्मचारियों को सैलरी दी जाती है, एजेंटों को कमीशन दिया जाता है। ख्याति का विक्रेता गुडविल का विक्रेता होता है। मृतक साझेदार की विधवा या उसके उत्तराधिकारी व्यक्ति साझेदार नहीं कहलाते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य भी साझेदार नहीं कहलाते हैं। संपत्ति के संयुक्त धारी अथवा सह स्वामी को साझेदार नहीं माना जा सकता है। अब इसकी बात करते हैं कि साझेदारी की स्थापना कैसे होती है, साझेदारी की स्थापना कब हुई, ये देखते हैं। देखिए साथियों, साझेदारी की स्थापना के बारे में पढ़ते हैं। इस साझेदारी का जन्म हुआ था साथियों, वो एकल व्यापार के दोषों को दूर करने के लिए हुआ था। अब जो भारत में साझेदारी अधिनियम लागू हुआ था वो साझेदारी अधिनियम 1932 में लागू हुआ था तथा ये अभी भी साझेदारी अधिनियम 1932 के हिसाब से संचालित हो रहा है। अब बात करते हैं पहले पॉइंट की कि साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, यानी साझेदारी का जो जन्म होता है से साझेदारी का निर्माण होता है, डीड होता है, वो एक अनुबंध या ठहराव से होता है। अनुबंध लिखित भी हो सकता है या मौखिक भी हो सकता है। अभी अपने आगे पीछे पढ़ा था कि जो अनुबंध होता है वो लिखित भी हो सकता है, राइट में हो सकता है या वर्बली भी हो सकता है। सभी साझेदारों में अनुबंध करने की क्षमता योग्यता होनी चाहिए, यानी साझेदार वही व्यक्ति बन सकता है जो वयस्क हो, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो उसमें क्षमता होनी चाहिए या योग्यता होनी चाहिए, कानून के हिसाब से उनमें योग्यता होनी चाहिए। अब बात करते हैं साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख उसे कहते हैं जो साझेदारी के नियम होते हैं, वो इन नियमों का उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाता है कि किन किन बातों को साझेदारी संलेख में समावेश किया जाएगा। अब बात करते हैं कि साझेदारी संलेख में सामान्यतः निम्न बातों का समावेश होता है। देखिए, साझेदारी संलेख बनाया जाता है जो एक ठहराव होता है, अनुबंध होता है, जिसमें निम्न बातें लिखी जाती है। उसमें सर्वप्रथम ये लिखी जाती है कि फर्म का नाम क्या है, साझेदारों का नाम, पते, कितने साझेदार हैं, उनका नाम क्या है, पते क्या है, एड्रेस क्या है, व्यवसाय की प्रकृति कैसी है और स्थान कहाँ पे है, उसका विवरण लिखा जाता है। साझेदारी के आरंभ होने की तिथि, यानी साझेदारी कब से स्टार्ट की जा रही है, साझेदारी किस प्रकार की है, ऐच्छिक है, विशिष्ट है या अन्य है, उसकी अवधि कितनी है, कि जो साझेदारी की जा रही है वो 1 साल के लिए की जा रही है, 2 साल के लिए की जा रही है, 10 साल या ऐच्छिक साझेदारी है। इन चीज़ों का विवरण लिखना होता है। प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाए गए पूंजी का विवरण, जो प्रत्येक साझेदार अपने हिस्सों के लिए पूंजी लाता है, उसके द्वारा जो पूंजी कैपिटल लगाई जाती है उसका विवरण लिखा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस, P&L का वितरण अनुपात, यानी जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसका किस अनुपात में एक साझेदारों में किस हिसाब से बंटवारा किया जाएगा वो पहले से निश्चित कर लिया जाता है। पूंजी पर ब्याज, यानी पूंजी पर ब्याज क्या होता है साथियों, कि कोई साझेदार अपनी पूंजी तो अपने हिस्से की लेके आ जाता है, लेकिन उसके अलावा साझेदार अलग पूंजी और व्यापार में लगाता है अपनी तरफ से, तो उसको जो अलग पृथक रूप से पूंजी लगाई गई है उस पर किस हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। पर सामान्यतया साझेदारी अधिनियम 1932 के हिसाब से जो पूंजी पर ब्याज होता है वो 6% दिया जाता है। याद रखिए, एग्जाम किसी पूछा आ सकता है कि साझेदारी पर अनुबंध के अभाव में पूंजी पर ब्याज कितना दिया जाएगा, तो 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। अगला है जो विड्रॉल की सीमा है, यानी जो साझेदारों द्वारा जो पूंजी लगाई जाती है उनमें से कोई भी साझेदार अपनी आवश्यकता के हिसाब से पूंजी विड्रॉल कर सकता है एंड निकाल सकता है साझेदारी में से। तो उस आहरण की सीमा क्या होगी, उस पर देय ब्याज क्या होगा, उसका निर्धारण किया जाता है। साझेदारों के ऋणों पर ब्याज, कोई साझेदार व्यापार से ऋण लेता है तो उन पर किस प्रकार से ब्याज दिया जाएगा। और अगर किसी सामान्यतया देखा जाए तो साझेदारों को किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, लेकिन किसी प्रकार का ठहराव हो या अनुबंध हो तो किसी साझेदार को पारिश्रमिक दिया जा सकता है। याद रखिए इस चीज़ का। तो उसको पारिश्रमिक किस दर से दिया जाएगा, किस हिसाब से दिया जाएगा, उसका विवरण साझेदारी संलेख के अंतर्गत लिखना होता है। अगला है व्यवसाय का प्रबंध एवं संचालन। जो व्यवसाय का मैनेजमेंट या प्रबंध किया जाएगा तथा ऑपरेटिंग या संचालन का कार्य किया जाएगा वो किन किन साझेदारों द्वारा किया जाएगा, किस हिसाब से किया जाएगा आदि का विवरण होता है। लेखांकन की विधि, जो अकाउंटिंग का कार्य किया जाएगा, इन चीज़ों को अपन अकाउंट्स में पढ़ेंगे विस्तार से, अभी तो थ्योरेटिकल चैप्टर है। अब लेखांकन की विधि किस हिसाब से अपनाई जाएगी, अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, अगर कोई नया साझेदार प्रवेश लेता है साझेदारी में, या किसी साझेदार का निष्कासन या निलंबन कर दिया जाता है तो किस विधि से उसके लेखांकन विधि की जाएगी। फर्म का समापन, यानी जो फर्म का विघटन होगा, समापन को विघटन भी कहा जाता है, जो फर्म का समापन की दशा में खातों का निपटारा किस प्रकार से किया जाएगा उनका विवरण साझेदारी संलेख में पहले से ही तय होता है। अब साथियों आगे बात करते हैं कि साझेदारी फर्म का पंजीयन
कैसे करवाते हैं, या पंजीयन नहीं करवाने से क्या क्या हानियाँ होती है, या पंजीयन करवाने से क्या क्या लाभ होते हैं, या पंजीयन करवाना अनिवार्य है कानून की दृष्टि से, या पंजीयन करवाना अनिवार्य नहीं है, ये चीज़ों को अपन देखते हैं। देखिए साथियों, देखा जाए तो भारत में साझेदारी अधिनियम 1932 लागू है, लेकिन ये अनिवार्य रूप से किसी भी साझेदारी फर्म पर अनिवार्य रूप से लागू नहीं होती है कि साझेदारों की इच्छा करती है कि वो अपना पंजीयन करवाएं या नहीं करवाएं। यानी साझेदारी फर्म का पंजीयन अनिवार्य नहीं होता है, वो अपनी इच्छा से चाहे तो पंजीयन करवा सकते हैं, चाहे तो नहीं करवा सकते हैं। लेकिन पंजीयन नहीं करवाने के क्या क्या हानियाँ होगी और पंजीयन करवाने से क्या क्या लाभ होंगे, उन चीज़ों को अपन पढ़ेंगे। अगला है, फर्म कभी भी अपने जीवन काल में अपना पंजीयन करवा सकती है। यानी फर्म ने मान के चलो 2022 में अपना व्यापार स्टार्ट किया, अब सर्वप्रथम उसने अपना पंजीयन नहीं करवाया, तो ज़रूरी नहीं है कि आगामी दिनों में, आगामी वर्षों में वो पंजीयन नहीं करवा सकता है, वो अपना पंजीयन कभी भी करवा सकता है। अब बात करते हैं साथियों कि साझेदारी का पंजीयन करवाने के क्या क्या लाभ, आवश्यकता, महत्व होते हैं। अब बात करते हैं इसकी डिटेल वाइज बात करते हैं कि फर्म को क्या लाभ होगा, ऋणदाताओं को क्या लाभ होगा, साझेदारों को, इन चीज़ों का अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे कि फर्म का पंजीयन करवाएंगे तो क्या क्या लाभ होंगे। देखिए, फर्म को लाभ कैसे होगा। देखिए, किसी प्रकार के व्यापार में अगर अपनी साझेदारी कर रहे हैं और अगर साझेदारी का पंजीयन करवा रखा है, तो जो फर्म होती है, तो फर्म दूसरी फर्मों पर वाद कर सकती है। अगर वाद वही फर्म कर सकती है जिसका पंजीयन हो रखा हो। ऋणदाताओं को लाभ, अगर ऋणदाता है, व्यापार में किसी ने ऋण दिया है व्यापार को, तो उनका पैसा सुरक्षित रहता है। ऋणदाता फर्म पर अगर अपना पैसा नहीं चुकाती है फर्म, तो उन पर वाद कर सकते हैं न्यायालय के माध्यम से, जिससे फर्म की गुडविल बढ़ती है, फर्म में अधिक से अधिक लोग पैसा लगाते हैं। साझेदारों को लाभ, अगर साझेदारों में आपसी विवाद हो जाए या किसी प्रकार का विवाद हो जाए, तो साझेदार एक दूसरे पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी ये पंजीयन के लाभ है। प्रवेश करने वाले साझेदार को लाभ, अगर कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो वह अन्य साझेदारों के प्रति सभी कानूनी अधिकारों को प्राप्त कर सकता है तथा उन पर वाद भी प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा उसे, जो साझेदार होते हैं, उनकी इच्छा पर, उनकी दया पर उसे निर्भर रहना पड़ता है। अगला, पृथक होने वाले साझेदारों को लाभ, यानी जो साझेदार पृथक हो जाता है, यानी साझेदारी छोड़ देता है, उसे अगर पंजीयन हो रखा है तो जिस तिथि से वो सूचना दे देता है, उसके पश्चात उसे अपने दायित्वों से मुक्ति मिल जाती है, यानी संस्था के प्रति या साझेदारी के प्रति उसका कोई दायित्व बकाया नहीं रहता है। ये तो हो गया पंजीयन कराने के लाभ। अब आगे बात करते हैं साथियों इसका विपरीत, यानी जो साझेदार या फर्म है, अगर उसके द्वारा पंजीयन नहीं करवाया जा सकता है क्योंकि पंजीयन अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है, लेकिन देखा जाए तो मोस्टली सभी साझेदारी फर्में पंजीयन करवा के रखती है, क्योंकि आने वाले भविष्य का पता नहीं है कि न्यायालय में कब वाद विवाद हो जाए, उनसे बचने के लिए ज़्यादातर पंजीयन करवा के रखती है। अब फर्मों का पंजीयन नहीं करवाने से क्या क्या हानियाँ, प्रभाव होते हैं। देखिए, कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों को वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर पंजीयन नहीं है तो न्यायालय में वो प्रूफ सत्य नहीं माना जाता है, इसलिए कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों को वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। फर्म के किसी भी साझेदार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। कोई भी साझेदार फर्म के विरुद्ध वाद भी नहीं कर सकता है, यानी साझेदारों के विरुद्ध भी नहीं कर सकते हैं तथा फर्म के विरुद्ध भी कोई साझेदार दावा नहीं कर सकता है। कोई भी अपंजीकृत साझेदार फर्म तथा अन्य साझेदारों पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। तो अगला है, घटोत्तरी यानी सेट ऑफ की मांग नहीं कर सकता, यानी जो तृतीय पक्षकार होता है साथियों, अगर यदि फर्म का पंजीयन नहीं हुआ है तो वह फर्म तथा फर्म के साझेदार तृतीय पक्षकारों के विरुद्ध बकाया 100 रुपये से अधिक राशि के सेट ऑफ या समायोजन की मांग नहीं कर सकते हैं। यानी तृतीय पक्षकार से अगर 100 रुपये से अधिक की राशि बकाया है तो उन राशि को वो मांग नहीं सकते हैं पंजीयन नहीं करवाने की दशा में। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है कि साझेदारी के प्रकार, यानी साझेदारी कितने प्रकार की होती है। देखिए, साझेदारी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है निश्चित अवधि की साझेदारी, एक विशेष साझेदारी और एक होती है ऐच्छिक साझेदारी। देखिए, अपनी डिटेल वाइज अध्ययन करते हैं कि निश्चित क्या होती है, विशिष्ट क्या होती है और ऐच्छिक क्या होती है। देखिए, निश्चित अवधि की साझेदारी दोस्तों वो होती है जिसमें पहले से तय कर लिया जाता है कि अमुक व्यापार कितने दिनों का करना है, 10 साल का करना है, 20 साल का करना है, 15 साल का करना है, जो भी स्थिति हो पहले से क्लियर कर ली जाती है। एक निश्चित अवधि की साझेदारी पहले ही साझेदारी संलेख में लिख ली जाती है, उसे निश्चित अवधि की साझेदारी कहा जाता है। अगला विशिष्ट साझेदारी। विशिष्ट साझेदारी साथियों वो साझेदारी होती है जिसमें एक विशिष्ट रूप से किसी
प्रोजेक्ट या परियोजना को पूरा करने के लिए या कोई निश्चित कार्य पूरा करने के लिए जो साझेदारी की जाती है वो एक विशिष्ट साझेदारी कहलाती है। अगली है ऐच्छिक साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी वह साझेदारी होती है जिसमें किसी प्रकार का पहले से कोई निश्चित समय नहीं होता है, निश्चित समयावधि नहीं होती है। ये साझेदारों की इच्छा पर निर्भर करती है। साझेदारों के आपसी व्यवहार अच्छे रहेंगे तब तक ये साझेदारी चलती रहेगी। उनमें किसी प्रकार का मनमुटाव या अन्य वैधानिक प्रावधान बाधा डालेंगे तो ये ऐच्छिक साझेदारी कभी भी समाप्त हो सकती है। ये तो हो गई साझेदारी के प्रकार यानी पार्टनरशिप के टाइप्स है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अब बात करते हैं आगे के साझेदारों के प्रकार, यानी साझेदार कितने प्रकार के होते हैं वो अपन देखते हैं डिटेल वाइज। देखिए साझेदार मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं जिनमें अपन बात करते हैं कि कौन कौन से साझेदार हैं। देखिए पहला तो होता है वास्तविक या सक्रिय साझेदार, अगला होता है सुषुप्त निष्क्रिय साझेदार, केवल लाभ के लिए साझेदार, उप साझेदार तथा प्रदर्शन द्वारा साझेदार। और देखिए वास्तविक साझेदार सक्रिय साझेदार किसे कहते हैं साथियों, कि जो साझेदार व्यापार के या फर्म के व्यवसाय के संचालन के रूप में सक्रिय रूप से भाग लेता है, यानी एक्टिव रह के भाग लेता है, पूर्ण प्रक्रिया में भाग लेता है, वह सक्रिय साझेदार कहलाता है। और निष्क्रिय साझेदार इसका विपरीत होता है, जो व्यापार के संचालन में किसी प्रकार से सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है, जिससे कि वह साझेदार अन्य साझेदारों को बाध्य भी नहीं कर सकता है। अगला है केवल लाभ के लिए साझेदार। कई बार क्या होता है कि कोई साझेदार फर्म के भाग लेने के लिए ही शामिल होता है लेकिन वो फर्म की हानि में भाग नहीं लेता है, तो उसे अन्य पक्षकारों के प्रति फर्म के प्रत्येक कार्य तथा देनदारी के लिए अन्य साझेदारों के समान दायी होना पड़ेगा। अब कोई भी जो अवैध साझेदार होता है वो फर्म के लाभों में शामिल किया जा सकता है लेकिन फर्म की वो साझेदार नहीं होता है। अगला है उप साझेदार, जो किसी साझेदार का जो कोई वास्तविक साझेदार होता है उसका अगर कोई उप साझेदार होता है तो वह उप साझेदार कहलाता है। यानी उप साझेदार के अंतर्गत जो साझेदार होता है वो अपने लाभों का हिस्सा देने के लिए उप साझेदार को अनुमति दे देता है या सहमति प्रदान कर देता है। अगला है इम्पोर्टेंट प्रदर्शन द्वारा साझेदार। देखिए प्रदर्शन द्वारा साझेदार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने आप को किसी अन्य व्यक्ति के सामने, यानी या तृतीय पक्षकार के सामने या ऋणदाता के सामने अपने आप को ये साबित करता है कि उक्त संस्था यानी XYZ लिमिटेड का मैं साझेदार हूँ। अब उस साझेदार के विश्वास पर या उस साझेदार के कहने पर अन्य तृतीय पक्षकार या ऋणदाता उस संस्था में अपना पैसा लगाता है, पूंजी लगाता है, तो वह एक तरीके से प्रदर्शन द्वारा साझेदार कहलाता है। हालांकि वो वास्तविक रूप से साझेदार नहीं होता है पर वो साझेदार माना जाता है। अगर किसी प्रकार का व्यापार में धोखाधड़ी होती है, उसका ऋण समय पर नहीं चुकाया जाता है या किसी प्रकार के अन्य व्यवधान उत्पन्न होता है तो जो प्रदर्शन द्वारा साझेदार है या जिसने अपने आप को साझेदार माना है वो उन दायित्वों को चुकाने के लिए बाध्य होता है। ये होता है प्रदर्शन द्वारा साझेदार का मतलब। अब आगे बात करते हैं साथियों साझेदारों के राइट्स, यानी जो साझेदार होते हैं उनका अधिकार क्या होते हैं। जो साझेदारी संलेख बनाया जाता है उसमें हालांकि इसका विवरण दे दिया जाता है पर कई बार नहीं भी दिया जाता है, फिर भी एक तरीके से उनका गर्भित अधिकार होता है ये कि उनके क्या क्या राइट्स होंगे। पहला तो उनका अधिकार है कि व्यवसाय के प्रबंध तथा संचालन में भाग लेना, यानी प्रत्येक साझेदार व्यवसाय के प्रबंध एवं संचालन में भाग ले सकता है, यह उसको राइट्स होता है। परामर्श यानी किसी प्रकार का एडवाइस देना या ओपिनियन प्रकट करने का अधिकार होता है कि व्यापार में जो व्यापार किया जा रहा है वो किस हिसाब से किया जाना चाहिए। साझेदार आपस में अपनी सलाह या मशविरा में राय प्रकट कर सकते हैं, ये उनका अधिकार होता है, यानी उनको इन चीज़ों के लिए बाध्य कोई नहीं कर सकता। अगला है पुस्तकों का निरीक्षण। जो लेखा पुस्तकें होती है उनका निरीक्षण कर सकता है साझेदार कभी भी तथा उनकी प्रतिलिपि भी लेने का अधिकार उनको होता है। अगला है पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। सामान्यतः पारिश्रमिक साझेदारों को नहीं दिया जाता है लेकिन जो अनुबंध में लिखा है अगर किसी साझेदार को पारिश्रमिक दिया जाएगा पूंजी लगाई है उस अनुपात के अलावा जो लाभ होता है उसके अलावा यह पारिश्रमिक दिया जाता है तो उसको पारिश्रमिक देने का अधिकार होता है या प्राप्त करने का अधिकार भी साझेदारों को होता है। लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार। प्रत्येक साझेदार को जो व्यापार में लाभ होता है उसमें प्री नियोजित होता है, पहले से निश्चित होता है कि फला साझेदारों को किस अनुपात में या पूंजी के अनुपात में लाभ दिया जाएगा, किस रेशियो में दिया जाएगा, वो पहले से तय हो जाता है। उस अनुपात में उन्हें लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। पूंजी पर ब्याज। जो साझेदार द्वारा व्यापार संचालन के अलावा जो अन्य पूंजी लगाई जाती है उनको ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होता है जो 6% होता है। और जो ऋण दिया है उन पर
ऋण दिया उन पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होता है। फर्म से क्षतिपूर्ति प्राप्त कराने का अधिकार, अगर फर्म से किसी प्रकार की कोई लॉस हुआ है साझेदार को तो उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है, अवकाश ले सकता है। प्रतिस्पर्धी व्यापार करने का अधिकार, देखिए मोस्टली जो साझेदार होते हैं वो साझेदार जब व्यापार का संचालन कर रहे हैं, साझेदारी में है, मगर यह कंडीशन इस समय अप्लाई होती है कि अगर कोई व्यापार संचालित है या चालू है, अगर उसमें साझेदार अपना व्यापार संचालित कर रहे हैं, अगर वही साझेदार सेम किस्म का या सेम कैटेगरी का अन्य व्यवसाय संचालित करता है तो वह अन्य व्यवसाय संचालित नहीं कर सकता है जब तक वह उस फर्म से साझेदारी से अलग नहीं हो जाता है या अपने आप को साझेदारी से मुक्त नहीं कर लेता है, तब तक वह अन्य व्यवसाय प्रतिस्पर्धी व्यवसाय संचालित नहीं कर सकता है। और इसके अभाव में अगर वो व्यवसाय का संचालन करने से अलग हो गया तो वो प्रतिस्पर्धी व्यापार कर सकता है। अब बात करते हैं, ये तो इनके हो गए साझेदारी के राइट्स हो गए। अब किसी चीज़ का राइट्स मिलता है तो दोस्तों निश्चित है कि उसका कुछ ड्यूटीज़ भी होगी, उसकी लाइबिलिटीज़ भी होगी। अब उन ड्यूटीज़ के बारे में अपन देखते हैं कि साझेदार की ड्यूटीज़ और उनका दायित्व क्या क्या होता है, यानी उनके कर्तव्य के साथ में उनके दायित्व क्या क्या बनते हैं। देखिए, पहला तो होता है कि उनको सद्भावनापूर्वक कार्य करना चाहिए, व्यापार में किसी प्रकार का द्वेष या अंतर्द्वंद पैदा नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार का कपट नहीं करना चाहिए, सही हिसाब किताब देना चाहिए, हानियों का बंटवारा करना चाहिए, जानबूझकर जो लापरवाही की गई है उसके लिए क्षतिपूर्ति देनी चाहिए व्यापार को, और जो व्यक्तिगत लाभ कमाया जा रहा है फर्म में से उसका हिसाब देना चाहिए, या कोई अन्य प्रतिस्पर्धी व्यापार किया जा रहा है उसका विवरण भी उसे देना चाहिए। पूंजी में व्यापार की संपत्ति में किसी प्रकार का गबन भी नहीं करना चाहिए और अपने हितों का ट्रांसफ़र किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ये इनके दायित्व होते हैं। अब आगे बात करते हैं कि साझेदारों के गर्भित अधिकार, यानी जो गर्भित अधिकार होते हैं वो क्या होते हैं, साझेदारों के इम्प्लाइड राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, साझेदारों के गर्भित अधिकारों से तात्पर्य उन अधिकारों से हैं जो प्रत्येक साझेदार को स्वतः कानूनी रूप से साझेदारी अधिनियम के अधीन प्राप्त होते हैं। यानी जो साझेदारी अधिनियम 1932 है उसमें प्रावधान है कि अगर किसी साझेदारी संलेख में इस प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है या उन कानूनों को नहीं लिखा गया है, नहीं लिखने के पश्चात भी वो अधिकार उनको ऑटोमेटिकली स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। अब गर्भित अधिकार कौन कौन से होते हैं, देखिए, पहला तो होता है कि फर्म के व्यापार के लिए माल खरीदना, यानी कोई भी साझेदार फर्म के अगर किसी को नियुक्त कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी को नियुक्त नहीं कर रखा है तो कोई भी साझेदार फर्म के लिए या व्यापार के लिए माल खरीद सकता है, माल का विक्रय कर सकता है। जो भी व्यापार से संबंधित स्टेक होल्डर है या अन्य व्यक्ति है उनको धन का भुगतान कर सकता है, उनको रसीद दे सकता है, व्यवसाय के लिए कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है, विद्यमान ऋण की रसीदें दे सकता है, विनिमय साध्य विलेख, इसके बारे में अच्छा टॉपिक है, इसमें एक दो क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, या आप अपना कंपनी के बाद में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम क्या होता है या 1881 में लागू हुआ था, उसको अपने उसी चैप्टर में देखेंगे। या विनिमय साध्य विलेख भी लिख सकता है। ये तो हो गए इसके गर्भित अधिकार हो गए। क्या हो गए? गर्भित अधिकार। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि गर्भित अधिकार इनमें से कौन से गर्भित अधिकार है, तो आप ध्यान रखें ये इनके गर्भित अधिकार होते हैं जो कानून द्वारा उनको ऑटोमेटिक दिया जाता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि इसका साझेदारी संलेख में उल्लेख भी हो सकता है, वो नहीं भी हो सकता है, नहीं उल्लेख नहीं है तो भी ये अधिकार तो उनको ऑटोमेटिक मिलेंगे ही। अगला फर्म का पुनर्गठन। देखिए, अपन ने व्यवसाय आरंभ किया, पूंजी लगाई, व्यवसाय का संचालन किया, उसे लाभ हुआ, वो साझेदारी संलेख के हिसाब से बांट लिया। लेकिन कई बार जरूरी नहीं है कि जब शुरुआत में 10 साझेदार मिलकर किसी व्यापार को स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं। अब जरूरी थोड़ा है कि व्यापार में हमेशा 10 साझेदार रहेंगे, हो सकता है 10 साझेदार से कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, नए साझेदार का प्रवेश भी हो सकता है, या कोई अन्य साझेदार छोड़ के भी जा सकता है, भर्ती भी हो सकती है, दिवालियापन भी हो सकता है, या उसका निष्कासन भी किया जा सकता है अगर वो नियमों के विरुद्ध कार्य करेगा तो इसको रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहा जाता है, यानी फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। यानी फर्म की संरचना में परिवर्तन करना ही फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। अब देखिए, जब किसी फर्म के साझेदारों के आपसी संबंधों में परिवर्तन होता है, यानी जो आपसी संबंध होते हैं इनके रेसिप्रोकल रिलेशंस होते हैं, अथवा फर्म की संरचना में परिवर्तन होता है, तो इसे ही फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। अब पुनर्गठन क्यों होता है अपने ऊपर बात की, लेकिन वो दोबारा और कर लेते हैं। देखिए कैसे होगा। अगर कोई नया साझेदार व्यापार में आता है, उसको प्रवेश दिया जाता है, साझेदार का निवृत्त या तो कोई साझेदार निवृत्त हो जाता है या पृथक हो जाता है, या किसी साझेदार को निलंबित या निष्कासित कर दिया जाता है, या साझेदार दिवालिया हो जाता है,
या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है या साझेदार द्वारा हित हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया जाता है तो स्वाभाविक है कि फर्म के पुनर्गठन में चेंज हो जाएगा, यानी इनकी पूंजी में चेंज होगा, इनके लाभ अनुपात में चेंज हो जाएगा, इनकी साझेदारी की संख्या में चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे, ये तो हो गया फर्म का पुनर्गठन। अपने बात कर ली फर्म साझेदारी कैसे बनती है, किस अधिनियम से बनती है, साझेदारी संलेख क्या होता है, साझेदारी कितनी प्रकार की होती है, साझेदार कितने प्रकार के होते हैं, और साझेदारों के राइट्स क्या होते हैं, इनकी लाइबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ क्या होती है, और गर्भित अधिकार क्या होते हैं, और फर्म का पुनर्गठन कैसे किया जाता है। अब लास्ट में बात करते हैं फर्म का विघटन। विघटन यानी फर्म का समापन, यानी फर्म का समापन कैसे होता है। देखिए साथियों, फर्म का समापन या 3, 4, 5, 7 कारणों से होता है। कैसे होता है अपन एक एक डिटेल से बात करेंगे। या तो सहमति द्वारा विघटन, यानी साझेदारी चलाई जा रही है, अगर साझेदारों में आपसी सहमति हो जाए कि हमें उक्त व्यापार को यहाँ तक चलाना है, आगे हमें नहीं चलाना है, तो वो साझेदारी का विघटन करके फर्म का समापन कर देते हैं। तो दोस्तों याद रखें कि साझेदारी का विघटन फर्म का समापन नहीं कहलाता है, फर्म का विघटन नहीं कहलाता है। यानी जरूरी नहीं कि किसी व्यापार में 10 साझेदार है, 8 साझेदार रह गए, कम हो गए, तो ये जरूरी नहीं है कि साझेदारी का फर्म का विघटन होगा। यानी साझेदारी का विघटन हो सकता है लेकिन फर्म का विघटन नहीं होगा। फर्म का विघटन तभी होगा या तो 2 से कम साझेदार हो जाएं, या 50 से अधिक हो जाएं, या नियमों के विरुद्ध चले जाएं, तभी फर्म का विघटन हो सकता है। फर्म का विघटन का तात्पर्य है कि व्यापार का अंतिम रूप से बंद हो जाना, यानी व्यापार का अस्तित्व समाप्त हो जाना। साझेदारी का समाप्त हो जाने से फर्म का विघटन या फर्म का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। अगला, ठहराव द्वारा, यदि साझेदारों द्वारा किसी प्रकार का ठहराव किया गया हो, अनुबंध किया गया, उसके माध्यम से फर्म का समापन या विघटन किया जा सकता है। अनिवार्य विघटन में कई कारण होते हैं। कई बार अनिवार्य विघटन के अंतर्गत साथियों क्या होता है कि कई बार साझेदार या तो दिवालिया हो जाता है, या न्यायालय द्वारा कई बार व्यापार विधि नियमों के विरुद्ध किया जाता है, सरकार के नियमों के प्रतिकूल किया जाता है, तो उसे भी अनिवार्य रूप से न्यायालय द्वारा आदेश देकर व्यापार को बंद कर दिया जाता है। आकस्मिक घटनाओं के घटित होने से विघटन, व्यापार में जरूरी नहीं है कभी भी जीवन निश्चित नहीं होता है, तो कभी भी किसी प्रकार की आकस्मिक घटनाएं घटित हो जाती है, तो जिससे भी फर्म का विघटन किया जा सकता है। अब उसमें या तो निश्चित अवधि पूर्ण हो जाती है, निश्चित कार्य पूरा हो जाए, जो प्रोजेक्ट बनाया है वो प्रोजेक्ट या योजना कंप्लीट हो जाए, दिवालिया हो जाए कोई साझेदार, या किसी की मृत्यु हो जाए, इनके द्वारा भी आकस्मिक घटनाओं के माध्यम से फर्म का विघटन हो सकता है। अगला, सूचना द्वारा विघटन। सभी साझेदार मिलकर एक सूचना द्वारा फर्म का विघटन कर सकते हैं। न्यायालय द्वारा अनिवार्य रूप से विघटन किया जा सकता है। अगर इसमें कई परिस्थितियाँ होती है, अगर कोई साझेदार पागल हो जाए, जैसे कि व्यापार के जो मिनिमम 2 साझेदार चाहिए उनकी संख्या कोरम पूरा नहीं हो, कोई अयोग्य हो जाए, या दुराचरण करे, अनुबंध भंग करें, अपने हित का ट्रांसफ़र अन्य व्यक्ति को करे, या फर्म निरंतर रूप से हानि में चलती रहे, या न्यायालय कभी को उचित समझे कि जो उक्त व्यापार है वो विधि संगत नियमों के हिसाब से नहीं चल रहा है, आदि कारणों से फर्म का विघटन किया जा सकता है। ये तो हो गया फर्म का विघटन। अब बात करते हैं फर्म का विघटन होने के पश्चात क्या प्रक्रियाएं की जाती है। देखते हैं फर्म की समाप्ति के बाद हिसाब किताब का निपटारा किस प्रकार से किया जाता है। देखिए साथियों, जो फर्म का विघटन हो गया, साझेदारी समाप्त हो गई पूर्ण रूप से, तो फर्म का विघटन स्वाभाविक हो जाएगा। अब उसमें सर्वप्रथम क्या किया जाएगा, देखिए एक तो इसका अर्थ पढ़ लेते हैं, फिर अपन बात करते हैं डिटेल में। यदि कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो वह अपना अंशदान नहीं दे पाता है, तो किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में उसकी न्यूनता को दूसरे साझेदार गार्नर बनाम मुरे निर्णयानुसार पूर्ति करेंगे। इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले तो हिसाब किताब किस हिसाब से किया जाएगा वो देखते हैं। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अकाउंट्स में भी आएगा और आपके बिजनेस में आएगा कि गार्नर बनाम मुर्रे नियम क्या है। यानी एक ये न्यायालय का फैसला था, गार्नर बनाम मुर्रे नियम में फैसला दिया गया था। और अपन बात करेंगे ये क्या होता है। देखिए पहला तो बात करते हैं सर्वप्रथम जो समापन होगा फर्म का, वो हिसाब किताब का निपटारा कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो जो फर्म को जो हानियाँ होती है, वो हानियों को सर्वप्रथम तो जो व्यापार में पूंजी में होने वाली कमी को सर्वप्रथम लाभों से पूरा किया जाएगा। यानी जो पूंजी में कमी होगी, हानि होगी, तो सर्वप्रथम जो व्यापार के लाभ होते हैं उनमें से पूरा किया जाएगा। और उसके पश्चात आवश्यक हो तो साझेदारों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से उसी मात्रा में राशि चुकाई जाएगी जिस अनुपात में वो लाभ के भागीदार होते हैं। ठीक है।
अब उसके पश्चात में क्या किया जाएगा कि जो अन्य पक्षकार हैं, अन्य पक्षकारों से जो ऋण प्राप्त किया गया उनका भुगतान किया जाएगा। साझेदारों द्वारा जो ऋण दिया गया उसका भुगतान किया जाएगा, ये क्रमवाइज है। और उसके पश्चात प्रत्येक साझेदार को की पूंजी को चुकाने में किया जाएगा। और जो राशि कुछ बच जाती है तो उनमें से बची हुई राशि को लाभ विभाजन का अनुपात है तो पहले से निश्चित कर रखा है, उस अनुपात में उनको बांट दिया जाएगा। अब बात करते हैं गार्नर बनाम मुर्रे नियम। देखिए, साझेदारी में कई बार क्या होता है कि कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है, फर्म का विघटन हो रहा है, अब फर्म हानि में चली गई, फर्म के ऋणदाता ज़्यादा है, फर्म पर कर्जा ज़्यादा है, तो उनको चुकाने के लिए सभी साझेदार पहले तो पूंजी में से बंटवारा करेंगे, फिर व्यक्तिगत रूप से अपनी संपत्ति में से देंगे। लेकिन कोई साझेदार अगर वो दिवालिया हो गया है, दिवालिया का मतलब कि उसके कर्जा इतना हो गया है कि उसकी संपत्ति से ज़्यादा उसका कर्जा हो गया है, यानी दिवालिया हो गया, एक तरह से इंसॉल्वेंट हो गया है, तो उसके लिए सर्वप्रथम कि उसकी जो पूंजी है या ऋणदाताओं को भुगतान करने के लिए लाभ हानि में अनुपात में अंशदान करना चाहिए। जो अन्य साझेदार है, जो सौदे साझेदार है, जो दिवालिया नहीं हुए हैं, जो दिवालिया साझेदार हो गया है, उसके अनुपात में जो राशि आई है उस अनुपात को अन्य साझेदारों में उनके अनुपात में बांट दिया जाएगा कि उक्त साझेदार को इतनी राशि ऋणदाताओं को भुगतान करने के लिए चुकानी होगी। ये गार्नर बनाम मुर्रे नियम कहलाता है। यानी जो दिवालिया साझेदार हो गया है वो पैसा नहीं दे पा रहा है तो उसकी भरपाई करने के लिए अन्य साझेदारों द्वारा पहले बनाए गए अनुपात में राशि चुकाई जाएगी। किनको चुकाई जाएगी? ऋणदाताओं को चुकाई जाएगी। अब बात करते हैं कि सार्वजनिक सूचना, यानी फर्म का विघटन या अन्य कोई कारण होते हैं, या तो साझेदार की निवृत्ति हो, साझेदार के निष्कासन हो, फर्म का विघटन हो, उनमें सूचना किस हिसाब से देनी चाहिए। देखिए, बात करते हैं कि साझेदार की निवृत्ति, अगर कोई साझेदार सेवानिवृत्त हो जाता है या अधिवार्षिक आयु प्राप्त कर लेता है, साझेदार का किसी कारण से निष्कासन कर दिया जाता है या फर्म का विघटन हो जाता है, उनमें सार्वजनिक सूचना किस हिसाब से देते हैं। जो साझेदार अवयस्क, यानी जिसे अवयस्कता काल में फर्म के लाभों में सम्मिलित किया गया था, यानी कोई व्यक्ति, यानी अवयस्क व्यक्ति होता है साथियों, अवयस्क व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल पूरी नहीं हुई हो उसे अवयस्क कहा जाता है, माइनर कहा जाता है। और अडल्ट 18 या 18 प्लस होता है। अगर उसको लाभों में शामिल कर लिया जाता है अवयस्क व्यक्ति को, जो 18 वर्ष का नहीं है, तो उसे केवल लाभों के लिए ही शामिल किया जा सकता है। किसके लिए शामिल किया जा सकता है? साझेदारी के रूप में उसे शामिल नहीं किया जाएगा, ध्यान रखें, केवल उसे लाभों के रूप में शामिल किया जा सकता है। अगर वह व्यक्ति बाद में वयस्क हो जाता है तो उसे पंजीकृत फर्म में साझेदारों के बनने या न बनने का विकल्प का चयन करना होगा। यानी जो व्यक्ति साझेदार नहीं होता है उसका अवयस्क रूप में व्यापार में शामिल किया जाता है लाभों के लिए। केवल किसके लिए? लाभों के लिए। हालांकि वो पूंजी लगाता है लेकिन वो साझेदार नहीं होता है, वास्तविक साझेदार नहीं होता है। तो अगर वो वयस्क हो जाता है, 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो उसे व्यापार में बनने या न बने रहने या साझेदार बनना है या नहीं बनना है, उसके बारे में उसे एक सार्वजनिक सूचना देनी होती है, यानी विकल्प का चयन करना होता है। अब बात करते हैं सार्वजनिक सूचना देने की विधि क्या होती है। देखते हैं कि जो पंजीकृत फर्म होती है उसकी दशा क्या होती है, और जो अनलिस्टेड या अनरजिस्टर्ड फर्म होती है उसकी दशा में क्या करना होगा। देखिए, अगर पंजीकृत फर्म है जिसने अपना पंजीकरण करा रखा है 1932 अधिनियम के हिसाब से, तो उसे सर्वप्रथम फर्मों के रजिस्ट्रार को सूचना देनी होगी। किसको देनी होगी? फर्मों का जो रजिस्ट्रार होता है उनका पंजीयन करता है, यानी रजिस्ट्रार वो होता है जो फर्मों का पंजीयन करने का कार्य करता है, उसको सूचना देनी होगी। तथा राजकीय गजट में सूचना देनी होगी, यानी जो सरकार का गजट होता है, राजकीय गजट होता है, उसमें सूचना देनी होगी। और अगर अपंजीकृत फर्म है तो उसको भी राजकीय गजट में सूचना देनी होगी। तथा लास्ट में एक जो स्थानीय भाषा में देसी समाचार पत्र होता है, स्थानीय भाषा का, कम से कम एक देसी स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में सूचना देनी होगी। तो ठीक है साथियों, ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह देखें। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, यानी साझेदारी कंप्लीट हो गई है, जो आपके अकाउंट्स में भी काम आएगी और बिजनेस में भी काम आएगी। मतलब 20 से लेकर 21 नंबर का मैटर साझेदारी से आएगा, दोनों सब्जेक्टों को मिला के आपके 6 से लेकर 7 क्वेश्चन आने के दोनों पूरी चांसेज है। तो आप इसको थ्योरी को अच्छी तरह से देखें और अपना इनके बारे में प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, लेखांकन की विधियाँ पढ़ेंगे, लेखांकन किस हिसाब से होता है, साझेदारी किस हिसाब से इनकी एंट्री की जाती है, वो अपने अकाउंट्स में पढ़ेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।